नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप देने में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच गहन वार्ता हुई है। इस एफटीए के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, टैरिफ में कमी आएगी और कई क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी, टेक्नोलॉजी और सेवाओं में नए अवसर खुलेंगे। माना जा रहा है कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े बाजार का रास्ता खोलेगा। वहीं न्यूजीलैंड को भी एशियाई क्षेत्र में अपनी आर्थिक मौजूदगी मजबूत करने का मौका मिलेगा। 16 मार्च 2025 को शुरू हुआ और 9 महीनों में पूरा हुआ ये एफटीए आर्थिक संबंधों को गहरा करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और कृषि विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इसमें निवेश, कौशल, गतिशीलता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की मान्यता के प्रावधान शामिल हैं। इस समझौते से भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश होने, रोजगार सृजन और लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमों और छात्रों को सहायता मिलने की उम्मीद है। चर्चा में आज समझने की कोशिश भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को, समझने की कोशिश भारत न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक साझेदारी के इस नए अध्याय को भी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के तहत 27 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर टैरिफ छूट मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामान पर टैरिफ में छूट दी गई है या फिर टैरिफ को कम कर दिया गया है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैकले की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड 9 महीनों में संपन्न हुआ और इसके लिए शुरुआत 16 मार्च 2025 को की गई थी। इस समझौते के तहत भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर तत्काल 100% शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पे ये जो हस्ताक्षर हुए, इस दिन को हम ऐतिहासिक दिन बोल सकते हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता हिंद महासागर के दोनों देशों को और करीब लाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए समझौते से भारत के किसानों, युवाओं और इनोवेटर्स को फायदा होगा। The Indian Ocean feels a little smaller. In this changing world, India and New Zealand have chosen each other. Ours is a friendship rooted in shared democratic values, rule of law, love for enterprise, and of course, cricket. We stand here to write a new chapter, one that our farmers, youth, innovators, and industries will read for decades. Launched on 16th March last year, the India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in a record 9 months, a pace that reflects the depth of trust, commitment, and shared ambition between our two nations. भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि इस समझौते से भारत के किसानों को विशेष लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिसका फायदा न्यूजीलैंड को भी होगा और इस समझौते से भारत में $20 बिलियन का निवेश भी बढ़ेगा। For our farmers and rural economies, the Agricultural Productivity Partnership raises productivity, incomes, and exportable surplus. The Mutual Recognition Agreement in Organics will boost our organic exports to New Zealand. On the investment side,
This agreement is expected to channel 20 billion US dollars into India, fueling agriculture, manufacturing, food processing, innovation, and generating jobs and business opportunities across the country. तो रोजगार का सृजन होगा और एक तरीके से युवाओं के लिए, इनोवेटर्स के लिए एफटीए जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ये कई मायनों में खास है और इसका सीधा सीधा फायदा भारत के अलग अलग वर्ग को भी पहुंचेगा। चर्चा में आइए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी विषय पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चरण सिंह जी। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर गुलशन आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चरण सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ये एफटीए कैसे दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस को एक तरीके से प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगा? मेरी राय में देखिए, जब कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार पे चल रही होती है, हर एक कोई उसका भागीदारी बनना चाहता है जी, क्योंकि देश इतनी अच्छी रफ्तार से चल रहा है और एकदम स्टेडी है। और आप देख ही रहे हैं कि बेशक दुनिया में युद्ध लगे हुए हैं, पर हमारे देश ने एक बहुत ही मिडिल पाथ, बैलेंस पाथ चूज किया है जी। हर एक कोई हमारी अभी ग्रोथ स्टोरी में भागीदारी बनना चाहता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर हमारा ज़्यादा व्यापार नहीं था अभी तक, पर अभी हमने 7th कंट्री जिसके साथ हम लोग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, 7वां देश है। और हमारे यहाँ पर अब इस बढ़ोतरी को काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी तक तो फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से हम लोग काफ़ी वूल वगैरह इंपोर्ट करते थे। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। अभी पीक टैरिफ रेट तो करीब 10% था और फेज्ड मैनर में उसको निकाला जा रहा है। और $20 बिलियन का आपको अपने जैसे का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने वाला है। तो ग्रोथ स्टोरी के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पल्स है। न्यूजीलैंड जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया में मैं पढ़ा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है कि इंडिया का काफ़ी रिस्पेक्ट है। न्यूजीलैंड जैसा देश जो ऑस्ट्रेलिया से आगे जाकर है, उधर भी ये जो हम लोग समझौता कर रहे हैं, ये हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी खोलेगा जो इस टाइम पे बहुत बड़ी नहीं है, और न्यूजीलैंड के साथ इंपोर्ट मार्केट भी खोलेगा जो बहुत बड़ी नहीं है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वूल है, इन सब चीज़ों के हमारे अपने देश में काफ़ी ज़्यादा आपने देखे ही होगा, कीवी फ्रूट वगैरह। जी तो बिल्कुल। कैसे इन सब फ्रूट्स को बहुत बढ़ोतरी मिलेगी और हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, जी। ये हमारे देश के लिए विन विन है, उनके लिए भी विन विन है, हमारे लिए भी विन विन। बिल्कुल, तो एक तरीके से भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, अगला सवाल यहां पर यह उठता है कि लगभग 9 महीने की मैराथन हुई इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साकार करने के लिए। तो हमने ये भी देखा कि मीटिंग्स हुई, बहुत सारी रणनीतियां बनी और ये भी देखा गया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ दोनों देशों को ही पहुंचे। लेकिन जब हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ये कहते हैं कि भारत के किसानों के लिए, युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर सृजन करने के लिहाज से ये एफटीए मील का पत्थर साबित होगा, इसके क्या कुछ मायने हैं? जी, शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है जैसा प्रोफेसर चरण सिंह जी ने बताया, क्योंकि जब कोई भी दो देश अगर वो मुक्त व्यापार समझौते पे के बारे में एग्रीमेंट करते हैं, जी। इसका मतलब उन्होंने पूरी अपनी तैयारी की है, पूरी अपनी स्टडी की है। उसके बाद दोनों को लगता है कि हमको इससे कुछ फायदा होगा, तभी वो एग्रीमेंट करेंगे। बिल्कुल। ये आपने कहा कि ये रिकॉर्ड समय में 9 महीने के अंदर इसकी जो नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, वो बात सही है। लेकिन इससे पहले भी हम उनसे नेगोशिएशंस कर रहे थे, 2015 में जो बंद हो गए थे। उसके बाद से नए सिरे से मुझे लगता है ये पूरा, हालांकि जैसे प्रोफेसर चरण सिंह जी ने बताया कि एक छोटी मार्केट है। अभी तक हमारा सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का 2.5 बिलियन का उनके साथ जो है व्यापार था, जी। उस काफी बढ़ने की संभावना है। और उसके बाद जैसा आप कह रहे थे कि 20 बिलियन उन्होंने निवेश का भी भारत के अंदर अपना प्रस्ताव रखा है, तो वो भी एक अच्छी बात है भारत के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मुक्त व्यापार समझौता हमने न्यूजीलैंड के साथ किया है, उनको इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इससे लगता यह है कि जैसे भारत सरकार की जो नीति है,
हमारे जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट्स हैं, जो भारत के जो दूसरे देशों के साथ आर्थिक जो संबंध हैं, जी। उसके बारे में एक बदली हुई नीति है, जिसमें न्यूजीलैंड भी हमने समझौता किया है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया से किया था, फिर ईयू के साथ भी हमारे नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, यूके के साथ भी एग्रीमेंट हमने किया है, एफ्टा कंट्रीज के साथ भी किया है। मतलब ये है कि काफी सारे ऐसे देश जिनको हम विकसित देश मानते हैं, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है काफी मजबूत भी है जी। और काफी विकसित है, और वहां उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कहीं ज्यादा है। तो हमको हमेशा ये लगता था कि उन देशों के साथ अगर हम समझौता कोई मुक्त व्यापार का करते हैं, तो कहीं हमारे उद्योगों को, हमारे जो किसान हैं, उन लोगों को कोई उससे नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए उसमें काफी देर का तक उसके बारे में समझौते में जो नेगोशिएशन चलती रही हैं। लेकिन अभी जो एक मुझे लगता है कि भारत के अंदर एक तो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जी। उसके अंदर तेजी से बढ़ रही है। एक नया कॉन्फिडेंस अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन सब समझौतों के द्वारा हमको लगता है कि अब हमको ये लगता है ठीक कि है। अगर हम अपना बाजार उनकी वस्तुओं के लिए भी खोल देते हैं, उनकी सर्विसेज के लिए भी खोल देते हैं, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उनको compete कर पाएंगे। और ठीक। ये क्योंकि जब तक आप अपना मार्केट नहीं खोलेंगे, वो भी अपना मार्केट बिल्कुल। नहीं खोलेंगे। तो हमारा मार्केट बल्कि उनसे ज्यादा, क्योंकि ठीक है। हमारे टैरिफ जो है उनसे भी कहीं ज्यादा है। तो उनको भी, क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी एक अच्छा वहां पे उनको भी लगता है कि एक अच्छा अवसर भारत के अंदर जुड़ने में मिलेगा। तो दोनों के अंदर ये भारत की अपनी एक जो ग्रोथ है उसके अंदर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स पहले से थोड़े जो बढ़ गए हैं और नए नए एरियाज में हम जा रहे हैं, और उसके साथ काफी चीजें, ठीक है। सिर्फ हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स में भले ही वहां पे पीक रेट 10-12% का हो कुछ वस्तुओं का, बाकी उनका जो रेट है बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि और चीजों में हम देख रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, सर्विसेज में देख रहे हैं, हमको फायदा होगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट मोबिलिटी है, वर्कर्स की मोबिलिटी है, उसके अंदर उनको फायदा होगा। तो एक पूरा कॉन्फिडेंस है, एक पूरा पैकेज है। और ठीक। उस पैकेज को मुझे लगता है सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, एक पूरी बदलती हुई आर्थिक नीति जो है उसमें देखते हैं। और सारा उस इलाके में, जैसे उन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर का इलाका है और पूरे हिंद प्रशांत का जो इलाका है, उसके अंदर भारत अपने आप को जोड़ना चाहता है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को उसके साथ वो जोड़ना चाहता है। इस पूरी नीति को ये दर्शाता है, और भारत के पॉलिसी मेकर्स का भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारे इंडस्ट्री के अंदर उनका कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच है, दो देशों के बीच बेहतर व्यापारिक संबंधों को साकार करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन डॉक्टर चरणजीत सिंह सर, ये भी समझना होगा यहाँ पर कि इस एफटीए के बाद क्या माना जाए, भारत के एमएसएमई सेक्टर्स और भारत के इनोवेटर्स के लिए न्यूजीलैंड के बाजारों में किस तरह के नए अवसर खुलेंगे? देखिए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप एक इलस्ट्रेशन ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, समझिए हैंडीक्राफ्ट्स, जी। टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब का अगर हम लोग उधर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। फार्मास्यूटिकल्स हम लोग कहते हैं, पर मैं तो कई बार कहता हूँ फार्मास्यूटिकल्स में अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्ब्स अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की इकॉनमी है ना, वो अमेरिकन इकॉनमी नहीं है, फास्ट जी। मूविंग इकॉनमी नहीं है। और वहाँ के जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल्स है ना, वहाँ पर भी वैसे ट्राइबल्स हैं, काफ़ी हैं। तो इसलिए जो हम लोग हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स का इज्जत करते हैं, वो लोग भी उसी तरीके इन सारी चीज़ों की इज्जत करते हैं। तो इसलिए उस मार्केट को अप्रोच करना जैसे हमारे सारे एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी। उसके अलावा जैसे अभी प्रोफेसर सचदेवा कह रहे थे कि सिर्फ हम लोग एम्प्लॉयमेंट और टेक्सटाइल्स और एमएसएमईज के एंगल से ना देखें, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। और बहुत बढ़िया देश है, स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, हमारे आईटी और डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके हम लोग इस देश के साथ, छोटा देश है, छोटी मार्केट है, पर क्योंकि हम लोग उनके साथ काफ़ी, और हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, जहाँ पर हम हाई टेक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसी तरीके हमारे यहाँ अचार भी बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी बन रहे हैं। ठीक बात। हमें लेबर एम्प्लॉयमेंट भी देखनी है, हमें हाई टेक भी देखना है। तो इसलिए जहां हम ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, हाल ही में कोरिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे,
उनके साथ हमने प्रेसिडेंट ली के साथ एग्रीमेंट साइन जी। किए, जहां पर हमने हाईटेक चीजों को देखना है, उसी टाइम हमने अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देखनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हैंडीक्राफ्ट्स, लेबर, सब देखना है। तो मुझे लगता है ये बैलेंस्ड अप्रोच जो हम इंडिया में लेके चल रहे हैं, ठीक है। हर एक के साथ चल रहे हैं, हर एक के एडवांटेजेस देख रहे हैं और प्रयत्न ये कर रहे हैं, सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक। ओके। उन कंट्रीज को भी लाभ हो कि हम ठीक है। लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं ठीक है। तो हमें भी फायदा है। ठीक है चरण सिंह जी, एक छोटा सा सवाल, इसके बाद ब्रेक पर जाना है, क्योंकि ये सवाल करना जरूरी है अभी, कि जैसे आपने कीवी फल का जिक्र किया था, तो समझना चाहूंगा कीवी, ऊन और वाइन, इस तमाम सारे जो उत्पाद हैं जिन पर टैरिफ कम किया गया है, इसका भारत के उपभोक्ताओं पर और भारत के बाजार पर कैसा असर पड़ेगा? मुझे तो लगता है बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड काफी चीजों में ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव है जी। और जैसे अपने वाइन की डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, जी। एनिमल हस्बेंड्री में है, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक्स में है। तो देखिए हमारे देश में कई बार हम फील करते हैं कि दूध की मिलावट ज्यादा हो रही है, हम दूध प्रोड्यूस इतना कम कर रहे हैं पर कंज्यूम इतना ज्यादा कर रहे हैं, और ये कंट्रीज हैं जहां पर इन चीजों का काफी ज्यादा सरप्लस है। जी। तो हमें वहां से इंपोर्ट करने भी आसानी होगी, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एनरिचमेंट होगी। उसी तरह के फूड है, आपने कीवी फ्रूट का, और भी फ्रूट्स हैं जो वहां से हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, टिम्बर इंपोर्ट कर सकते हैं, वूलन्स इंपोर्ट कर सकते ठीक है। हैं। तो मुझे लगता है कि देश के लिए ये बेहतर है, जो चीजें हमारे पास नहीं है। खास करके देखिए, अगर हमने घर बनाने हैं हमारे देश में, जी। लकड़ी की जरूरत है, वहां से हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही विचार मंथन के बाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल किया गया है और इस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिहाज से भी सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए ऐतिहासिक एफटीए पर चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल प्रोफेसर गुलशन सचदेवा सर आपसे करना चाहूँगा। देखिए, इस एग्रीमेंट के बाद में जैसा कि जिक्र कर रहे थे डॉक्टर चरण सिंह जी भी, कि विद्यार्थियों के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो क्या भारत की ताकत को देखते हुए भारत के IT प्रोफेशनल्स के लिए, पेशेवर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इस एफटीए के बाद में क्या माना जाए कि वीजा नियमों में भी ढील दी जा सकती है? जी, ये इसके अंदर एक पूरा प्रावधान है कि जो भारत के जो छात्र हैं या जो ऐसे मोड 4 जो मोबिलिटी है, उसके अंदर जो कंपनीज अपने जो लोग हैं उनको वहां पे किसी प्रोजेक्ट्स में भेजना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए वो भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि और उनको वहाँ पे जो विद्यार्थी वहाँ पे जाएंगे वो अपने जो कोर्स करने के बाद वहाँ पे उनको काम करने की भी काफी टाइम तक आज़ादी होगी जी। और कोर्स करने के दौरान भी वो 20-25 घंटे तक जो भी वहाँ का नियम है उसके मुताबिक वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये मोबिलिटी का एक, क्योंकि भारत के बहुत से लोग स्टूडेंट्स हैं बाहर जाते हैं और आजकल आप जानते हैं जिस तरीके से अमेरिका में और इवन यूरोप में भी थोड़ी सख्ताई है, तो नए नए एरियाज में वो स्टूडेंट छात्र हमारे जाना चाहेंगे। और भारत के बहुत से लोग, जैसे हम जानते हैं प्रवासी भारतीय बहुत बसे हुए हैं, तो भारत जाके अपने रोजगार की वो तलाश में रहते हैं और कंपनीज भी अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स में काफी समय के लिए भेजती हैं प्रोजेक्ट। तो उन सबको इसके अंदर पूरा प्रावधान है इसके अंदर, और उसमें मुझे लगता है उनको कंपनीज को भी, IT कंपनीज को फायदा होगा और विद्यार्थियों को जो जाना चाहते हैं उनमें भी कुछ और सुविधाएं उनको इसमें मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो आप पहले बात कर रहे थे
हमेशा जब हम न्यूजीलैंड से और पहले ऑस्ट्रेलिया से भी जब हम व्यापार समझौते की बात कर रहे थे, जी। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए ये था, क्योंकि ये जो देश हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खास तौर से डायरी प्रोडक्ट्स, वाइन, मीट वगैरह, वहाँ पे वो बहुत कंपेटिटिव है और बहुत अच्छे हैं और उनके दाम कम पे भी हमको बेच सकते हैं। तो हमेशा हमको इसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से हम अपने अगर मार्केट उनके लिए खोल देते हैं तो हमारे जो किसान हैं उनको उसका नुकसान हो, बिल्कुल। हमारे जो लोग यहाँ पे जो हमारे डायरी इंडस्ट्री है, पूरा जी। वाइन इंडस्ट्री, उनको कोई नुकसान ना हो। तो उसी चक्कर में काफी एक पूरा एक टेम्पलेट मुझे लगता है वो बन गया है भारत का, जिससे सारे समझौतों में हमको वो नजर आता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, ईयू के साथ हो, एफ्टा में भी है। उसमें यह है कि कुछ वाइन हमने ऐसी जो महंगी वाली वाइन है उनके लिए हमने खोल दी है। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे जितने प्रोडक्ट्स होंगे वहां पे उनको पहले ही दिन से वहां पे 100% टैरिफ फ्री वहां पे एंट्री हो जाएगी, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे जी। वो 30% प्रोडक्ट्स उनके ऐसे हैं जिनको तुरंत वहां पे फायदा होगा, तुरंत मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है। बाकी जो 30-35% प्रोडक्ट्स हैं वो उनको एक फेज वाइज ओके। 2 4 5 7 10 साल के अंदर उनके अंदर जो है वो वहां पे उनको धीरे धीरे उनके टैरिफ को कम होंगे। और ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं खासतौर से डेयरी वगैरह के, जिसमें हमको लगता है कि हमारे किसानों को उससे कोई चोट ना पहुंचे, और कुछ ऐसे ठीक जो है। कृषि की और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए एक पूरा एक बैलेंस्ड काफी समझौता मुझे लगता है, जिसमें क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि ये सारे समझौतों के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपना बाजार खोल रहे हैं, बल्कि जो भी वस्तुएं और जो भी सेवाएं हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका मयार, उनका स्टैंडर्ड पहले से बढ़े। बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं करेंगे तो उनके लिए लगता है कि ठीक है। कैप्टिव मार्केट है इंडिया की। बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बढ़ाना जब बहुत उनका बढ़ जरूरी है। जाएगा जी। तो वो बाहर के जाके वहां पे भी ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे बेच सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने कही, डॉक्टर चरण सिंह जी, ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ यह है कि जो भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो अपने डेयरी मार्केट को प्रभावित किए बिना भारत जो है वो न्यूजीलैंड के साथ कैसे तालमेल बैठा सकता है, और जिससे कि डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े जो व्यापारी हैं और जो हमारे किसान हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। मुझे तो लगता है कि जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग मिल्क कंज्यूमिंग कंट्री हैं। हमारे यहाँ पर रोजमर्रा जिंदगी में मिल्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जी। और उतना हमारे यहाँ मिल्क, चीज़, बटर नहीं हो पाता है। तो काफ़ी लोगों को मन में डर रहता है कि ये आर्टिफिशियल होगा, यूरिया से बना होगा। अब अगर हम इन प्रकार के देशों से जब समझौता करते हैं तो आप देखिए कि हमें फ्री में, यूं कह लीजिए कोट अनकोट फ्री में, आसानी से जो हमारे यहाँ शॉर्टेज है उसको पूर्ति करने में काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा। ओके। मिल्क पाउडर हमें काफ़ी अच्छा रेट पे मिल जाएगा, चीज़ जी। मिल जाएगी, बटर मिल जाएगा। और आजकल तो आपको मालूम है कि एयर कंडीशन शिप लाइंस होती हैं, तो फूड वहाँ से, फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से आ सकते हैं। मैं कीवी फ्रूट की बात कर रहा था, हमारे यहाँ पर एप्पल देखिए कितना महंगा बिकता है, और जो न्यूजीलैंड है वहाँ का एप्पल बहुत अच्छा है, सेब। और वो अगर यहाँ पर हमें सेब भी अच्छे रेट पे मिलना शुरू हो जाए, सेब एक अच्छा फ्रूट है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक और बात जो मैं कहनी चाहूँगा, टूरिज्म। मैं देखता हूँ कि जो न्यूजीलैंड है उसकी सीनिक ब्यूटी काफ़ी है जी। हरियाली बहुत है वहाँ पर, कहते हैं लोग कम है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, इतना नेचुरल वो कंट्री है। हमारे यहाँ पर कल्चर है, हमारे यहाँ पर योगा है, हमारे यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म है, हमारे यहाँ पे और कितने किस्म के टूरिज्म है। एक ही कंट्री है जहाँ पे बीचेस भी हैं, स्नो भी है, माउंटेन्स भी हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है टूरिज्म, जब दो देश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे से फ़ायदा होगा, तो एक टूरिज्म एक और सेक्टर है जो हम दोनों देशों को साथ में ले आए। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो टूरिज्म का एक एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हो जाता है। ठीक है। आपने छोटा सा एक एयरपोर्ट बनाया, होटल बन गए, टैक्सी सर्विसेज बन गई, टूरिस्ट गाइड्स बन गए, ये सारी चीजें बननी शुरू होगी। अच्छा, टूरिज्म में एक और चीज है, आप मॉडर्न टूरिज्म भी कर सकते हैं, आप नेचुरल टूरिज्म भी कर सकते हैं। अब इन विदेशियों के लिए अगर आप विलेज टूरिज्म खोल दें, वो भी एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए एक नया अनुभव होगा। बिल्कुल।
ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर गुलशन, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के बीच भारत और न्यूजीलैंड का ये जो एफटीए है, इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि जब किसी भी देश के साथ हम कोई व्यापार का समझौता करते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं जी। हम। उसका मतलब ये भी है, क्योंकि जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं उनके साथ प्रगाढ़ हुए हैं, और जो एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है उस देश के साथ, चाहे पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जी। किया, अब ये न्यूजीलैंड के साथ किया, या बाकी देशों के साथ भी हम समझौते कर रहे हैं। तो ये बात है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले से कहीं ज़्यादा पूरे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्र में पहले से ज़्यादा वो इंटेग्रेट हुई है। और ये सारे देश भी, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये क्योंकि ये भी इंटेग्रेटेड है, इंडो पैसिफिक के है, और ये काफ़ी इंटेग्रेटेड है चाइनीज इकोनॉमी के साथ जी। भी। और उससे इनको थोड़ी चिंता भी है, क्योंकि इतने अगर वो डिपेंडेंट चीन के ऊपर अगर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि उसको बैलेंस करने के लिए उनको किसी और बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ने की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब समझौतों को उस पूरे जियोपॉलिटिकल जो माहौल है, और खास तौर से जो हमारी साझेदारी इंडो पैसिफिक के जो इलाके में देशों के साथ बन ठीक रही है। है, उसके अंदर भी इसको सार्थक रूप से देखते हैं। क्योंकि अगर साथ में अगर आप आते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से, जी। तो एक वो साझेदारी बहुत मजबूत होती है, और पूरे इंडो ठीक पैसिफिक है। का जो पूरा आर्किटेक्चर है उसके अंदर वो बिल्कुल फिट बैठती है। निश्चित रूप से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए हुआ है वो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर से आर्थिक प्रगति के लिहाज से ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। उम्मीद करते हैं कि इसकी जो नीतियां हैं वो धरातल पर प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हों, जिससे कि दोनों देशों का फायदा इसके माध्यम से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चरण सिंह जी और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।